तो अगर मैं आज आपसे पूछूं हाँ। कि भारत का नक्शा कैसा दिखता है, हाँ। तो तुरंत दिमाग में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की एकदम साफ तस्वीर आ जाती है ना? बिल्कुल, एक बहुत ही करीने से रंगा हुआ नक्शा। हाँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1947 में जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ से गई थी, हाँ। तो ये नक्शा ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब ये कोई छपा छपाया पजल नहीं था, बल्कि ये 571 अलग अलग रियासतों और प्रांतों का एक ऐसा बिखरा हुआ पजल था जिसके टुकड़े आपस में मेल ही नहीं खा रहे थे। वही तो आज के इस डीप डाइव में हमारा सबसे बुनियादी सवाल यही है, इतने बड़े और इतनी डाइवर्सिटी वाले भूभाग को आखिर एक धागे में पिरोया कैसे गया? हाँ। मतलब आज का ये जो आधुनिक नक्शा है, हाँ। ये आसमान से तो टपका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे असल में एक बहुत ही दिलचस्प खेल के नियम वाली किताब है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। और इसी रूल बुक का जो पहला अध्याय है, हाँ, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज इन अनुच्छेदों को रटना नहीं है, हम ये डिकोड करेंगे कि इन नियमों ने हमारे नक्शे को आकार कैसे दिया। मतलब ये सोर्सेज ये साफ बताते हैं कि हमारा संविधान कोई धूल खाती हुई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये एक जीवित चीट कोड है जो लगातार इस देश की जमीन और सीमाओं को अपडेट करता रहता है। तो चलिए सीधे इस चीट कोड के पहले नियम पर आते हैं। अनुच्छेद 1। इसकी भाषा बहुत ही साफ है। इसमें लिखा है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, मतलब यूनियन होगा। और यहाँ इस यूनियन शब्द पर ना बहुत जोर है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर फेडरेशन या राज्यों का समूह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, इसे एक बहुत ही आसान मेंटल मॉडल से समझते हैं। भारतीय संघ असल में एक अरेंज मैरिज की तरह है जिसमें तलाक का कोई विकल्प ही नहीं है। अरे वाह, मतलब एक बार शादी हो गई तो हो गई। बिल्कुल, ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप तो है नहीं कि 4 राज्यों ने मिलकर कंपनी बनाई और कल को किसी राज्य को लगा कि यार यहाँ तो मुनाफा नहीं हो रहा, तो उसने अपना हिस्सा वापस लिया और क्विट कर दिया। हाँ, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है ये। एकदम सही। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को अलग होने का, मतलब सिसीड करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ ना, जो हमने सोर्सेज को एनालाइज किया, उसमें एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है जहां सीखने वाले अक्सर अटक जाते हैं। हाँ, वो जो 2 शब्द बार बार आते हैं, भारत का राज्य क्षेत्र और भारत का संघ। वही, आम बोलचाल में तो टेरिटरी और यूनियन एक ही बात लगती है। लॉजिकली भारत तो एक ही है, तो फिर इन दोनों में इतना बड़ा कानूनी फर्क कैसे आ गया? तो इसका जो फर्क है ना, वो इनके दायरे में है। इसे ऐसे समझिए, जो राज्य क्षेत्र या टेरिटरी है वो एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक छाता है। अच्छा। हाँ, इस छाते के नीचे भारत के सभी पूर्ण राज्य आते हैं, सारे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज आते हैं, और तो और भविष्य में अगर भारत कोई नया हिस्सा अक्वायर करता है तो वो भी इसी में आएगा। और दूसरी तरफ संघ? दूसरी तरफ जो संघ है, जो यूनियन है, वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। एक्सक्लूसिव क्लब? हाँ, इस क्लब के सदस्य सिर्फ और सिर्फ वे राज्य हैं जो केंद्र के साथ फेडरल पावर्स या संघीय शक्तियां साझा करते हैं। ओहो, मतलब हर राज्य भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा तो है, लेकिन हर राज्य क्षेत्र भारत के संघ का हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे दिल्ली या अंडमान निकोबार, ये राज्य क्षेत्र में तो आते हैं, लेकिन उस संघ वाले क्लब का हिस्सा नहीं है। क्या बात है! क्या ये बुनियादी फर्क एकदम स्पष्ट हो रहा है? यूनियन मतलब सिर्फ पूर्ण राज्य और टेरिटरी मतलब पूरी जमीन। बिल्कुल। तो अब अगर ये तय हो गया कि कोई भी राज्य इस परिवार से या इस अरेंज मैरिज से बाहर नहीं जा सकता, तो एक लॉजिकल सवाल आता है कि क्या बाहर से कोई नया सदस्य अंदर आ सकता है? वही, और यहीं से एंट्री होती है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की, जो इस नक्शे को बदलने की महाशक्ति रखते हैं। हाँ, और संसद के पास जो ताकत है ना इन दोनों अनुच्छेदों में, वो वाकई हैरान करने वाली है। अनुच्छेद 2 संसद को ये अधिकार देता है कि वो ऐसे नए राज्यों को परिवार में शामिल कर सकती है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। इसे अगर उस मेंटल मॉडल से जोड़ें तो ये बाहर से किसी नए बच्चे को गोद लेने जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है, और इसका सबसे ऐतिहासिक उदाहरण है सिक्किम। हाँ, 1947 के बाद सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था।
वो एक संरक्षित राज्य था। लेकिन फिर 1974 में 35वें संशोधन से पहले उसे एक सहयोगी राज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया। और फिर 1975 में 36वें संशोधन के जरिए उसे पूरी तरह से गोद ले लिया गया। मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। बिल्कुल। तो ये तो हुआ बाहर से अंदर आने का रास्ता जो अनुच्छेद 2 ने खोला। लेकिन क्या हो अगर घर के अंदर ही उथल-पुथल मची हो? उसके लिए है अनुच्छेद 3। ये हमारे मौजूदा राज्यों के नक्शे बदलने की सुपर पावर है। देखिए, भारत के बारे में ना एक बहुत ही दिलचस्प लाइन कही जाती है। हाँ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हाँ, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब पूरा देश तो कभी टूट नहीं सकता, लेकिन जो राज्य हैं, उनकी सीमाएं, उनका नाम, उनका आकार, ये सब संसद जब चाहे बदल सकती है। बिल्कुल। अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां राज्यों की सीमाओं को बिना उनकी सहमति के आप छू भी नहीं सकते। लेकिन भारत में केंद्र के पास एक तरफा ताकत है। इसे हम घर के रेनोवेशन से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 2 था बच्चे को गोद लेना, और अनुच्छेद 3 है घर के अंदर की दीवारों को तोड़कर कमरों का आकार बदलना। एकदम सही। जैसे बड़ा बेडरूम तोड़कर 2 छोटे कमरे बना दिए। जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बना दिया। हाँ, या फिर 2 कमरों के बीच की दीवार गिराकर एक बड़ा हॉल बना दिया। लेकिन इतने बड़े रेनोवेशन के लिए तो बहुत परमिशन चाहिए होगी ना? यही तो अनुच्छेद 4 आता है। ये एक तरह का मास्टर की या चीट कोड। चीट कोड। कैसे? अनुच्छेद 4 ये साफ कर देता है कि अगर आप 2 या 3 के तहत देश के नक्शे में बदलाव कर रहे हैं तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओहो, मतलब घर की अंदरूनी दीवारें तोड़ने के लिए किसी भारी भरकम तिजोरी का पासवर्ड नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। 368 वाली प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। 2/3 बहुमत, राज्यों की सहमति, बहुत कुछ। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि बस साधारण बहुमत से काम हो जाएगा। मतलब संसद में उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं उनके आधे से बस एक ज्यादा वोट। बस। लेकिन यहाँ ना सोर्सेस को पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा ट्रैप आता है। हाँ, वो राष्ट्रपति और राज्यों की राय वाला मामला। बिल्कुल। अनुच्छेद 3 में लिखा है कि बदलाव से पहले राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजेंगे। तो लॉजिक तो यही कहता है यार कि अगर राज्य से राय मांगी जा रही है तो उनके पास कोई वीटो पावर होगी। मतलब अगर राज्य कह दे नहीं भाई हमारी सीमा मत बदलो तो बदलाव रुक जाना चाहिए, है ना? और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। राय ली जरूर जाती है, लेकिन वो केंद्र पर बाइंडिंग यानी बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। जीरो वीटो पावर। हाँ, राष्ट्रपति एक टाइम लिमिट देते हैं। अब राज्य हाँ कहे, ना कहे या चुप रहे, संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। अंतिम फैसला पूरी तरह से संसद का ही होता है। क्या बात है, मतलब केंद्र की ये सुपर पावर एकदम साफ है। घर की अंदरूनी दीवारें केंद्र जब चाहे जैसे चाहे तोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक बहुत ही तगड़ा क्लिफ हैंगर आता है। अगर साधारण बहुमत से घर के अंदर की दीवारें गिराई जा सकती हैं तो क्या इसी चीट कोड का इस्तेमाल करके घर का कोई हिस्सा किसी पड़ोसी को दिया जा सकता है? अरे बाप रे! भारत की कोई जमीन किसी दूसरे देश को सौंप सकती है? तो 1960 में ठीक यही सवाल एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल का कारण बना था। इसे हम बेरूबाड़ी मामला कहते हैं। हाँ, बेरूबाड़ी यूनियन केस। हुआ ये था कि 1947 में जब रैडक्लिफ ने सीमा तय की थी ना, तो कुछ इलाकों को लेकर बहुत कंफ्यूजन रह गया था। बंगाल का बेरूबाड़ी ऐसा ही एक इलाका था। तो 1958 में नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच एक समझौता हुआ। नेहरू नून समझौता। बिल्कुल। और इसमें यह तय हुआ कि बेरूबाड़ी का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, जो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। और फिर तो जैसे ये खबर बाहर आई, पूरे देश में खासकर बंगाल में बवाल मच गया। जन आंदोलन शुरू हो गए। सवाल यही था ना कि क्या सरकार जमीन सौंप भी सकती है या नहीं। तो मामला इतना गर्मा गया कि तत्कालीन राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क फैसला था, इसने सब कुछ साफ कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 सिर्फ आंतरिक बंटवारे के लिए है। जमीन सौंपने के लिए आपका ये साधारण बहुमत का चीट कोड काम नहीं आएगा। मतलब अगर भारत का 1 इंच भी हिस्सा किसी विदेशी राज्य को देना है तो संविधान संशोधन
यानी वो अनुच्छेद 368 वाली जटिल प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो वो घर वाला उदाहरण यहाँ परफेक्ट बैठता है। हाँ। घर के अंदर का फर्नीचर यानी राज्य की सीमा आप मर्जी से इधर उधर कर लो, लेकिन घर का सोफा यानी देश की जमीन आप पड़ोसियों को बिना पूरे परिवार के लिखित सहमति के नहीं दे सकते। एकदम सही एनालॉजी है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण पता है क्या है? 2015 का 100वां संविधान संशोधन। अच्छा, वो भारत और बांग्लादेश के एन्क्लेव वाला मामला। हाँ, बॉर्डर पर कुछ ऐसी जमीनें थीं जो भारत की बांग्लादेश में थी और उनकी हमारे यहाँ। लोग सालों से बिना देश के जी रहे थे, तो दोनों देशों ने जमीन की अदला बदली की। और क्योंकि हमारी कुछ जमीन बांग्लादेश को जा रही थी, इसलिए 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा। बिल्कुल। तो यहाँ तक संसद की शक्तियों की सीमाएं पूरी तरह डीकोड हो जाती हैं। लेकिन नियम बनना एक बात है और उन्हें जमीन पर लागू करना बिल्कुल अलग। जरा 1947 के उस दौर की कल्पना कीजिए। देश आजाद हुआ, लेकिन जो नक्शा मिला वो किसी प्रशासनिक दुस्वप्न, मतलब नाइटमेयर से कम नहीं था। 571 रियासतें थीं। किसी राजा का राज फ्रांस से भी बड़े इलाके पर था, तो किसी का बस एक छोटे से गांव पर। हाँ, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कूटनीति से इन सबको जोड़ तो लिया, लेकिन अब सवाल था कि इन टुकड़ों को राज्यों की शक्ल कैसे दें। आधार क्या होना चाहिए? प्रशासन की सुविधा या लोगों की भाषा? और उस वक्त हालात इतने नाजुक थे कि एक अस्थायी ट्रायाज सिस्टम लागू किया गया, जैसे इमरजेंसी रूम में होता है ना, जो व्यवस्था बन पाती है डॉक्टर लागू कर देते हैं। बिल्कुल। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो भारत को अस्थायी रूप से 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पार्ट ए, बी, सी और डी। ए में ब्रिटिश प्रांत, बी में बड़ी रियासतें, सी में छोटी रियासतें और डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार। ये बस वक्त काटने का एक तरीका था। लेकिन जनता को स्थायी समाधान चाहिए था। मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। हाँ, और फिर 1948 में एसके धर आयोग बना और फिर जेवीपी समिति भी बनी, जिसमें नेहरू जी, पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर बंटवारे को सिरे से खारिज कर दिया। और यहाँ आज के नजरिए से ना एक बहुत बड़ा ट्रैप पैदा होता है। आज हम देखते हैं कि सारे राज्य भाषा के आधार पर हैं, तो हमें लगता है कि उन नेताओं ने उस वक्त जनता की बात क्यों नहीं मानी? क्या वो अड़ियल थे? लेकिन उस समय का मनोवैज्ञानिक दबाव कुछ और ही कहानी बयां करता है। सही बात है। उन नेताओं ने अभी धर्म के आधार पर एक भयानक खूनी बंटवारा देखा था। उनके अंदर ये खौफ बैठ गया था कि अगर अब भाषा के नाम पर बांटा तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस तनाव और डर की हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज ज्यादा दिन दबती नहीं है और 1952 के अंत में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब पलट दिया। पोट्टी श्रीरामुलु का आंदोलन। हाँ, मद्रास प्रांत में उस समय तमिल और तेलुगु बोलने वाले साथ रहते थे और तेलुगु भाषियों को लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्रा राज्य के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। और वो अनशन कोई छोटा मोटा नहीं था, 56 दिन। 56 दिनों तक बिना खाए पिए और अंततः 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। और ये एक भयानक ट्रिगर था। पूरे दक्षिण भारत में जन आंदोलन भड़क गए, प्रशासन ठप हो गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार को झुकना ही पड़ा। और फिर अक्टूबर 1953 में मद्रास से अलग करके आंध्रा राज्य बनाना पड़ा। आजाद भारत का पहला भाषाई राज्य। बिल्कुल। और जब आंध्रा के रूप में पहली ईंट खिसकी ना, तो वो जो पुराने पार्ट ABCD नक्शे की दीवार थी, उसका गिरना तो तय हो गया। हाँ, अब तो हर कोई भाषा के नाम पर राज्य मांगने लगा। और इसी आग को शांत करने के लिए 1953 में फजल अली आयोग बना, जिसने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी। और आखिरकार ये स्वीकार कर लिया गया कि राज्यों का मुख्य आधार भाषा ही होना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सख्त सिद्धांत को नकार दिया था। और इसी के आधार पर आया 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसने वो इमरजेंसी रूम वाले ढांचे को कूड़ेदान में डाल दिया। और एक नया नक्शा सामने आया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल है, अंततः भाषा ही क्यों जीती? क्योंकि भाषा लोकतंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई। मतलब अगर प्रशासन की, अदालत की भाषा वो नहीं होगी जो आम जनता बोलती है, तो जनता लोकतंत्र में हिस्सा कैसे लेगी? बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात, नेताओं का जो डर था कि भाषाई राज्य देश को तोड़ देंगे, वो गलत साबित हुआ। भाषाई पहचान ने लोगों को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराया और राष्ट्रीय एकता और मजबूत हुई।
तो क्या अब ये पूरा सफर लॉजिकल लग रहा है? कैसे 571 रियासतें 14 राज्यों में बदलीं और फिर टूटते जुड़ते आज के 28 राज्यों तक पहुंची? बॉम्बे टूटकर महाराष्ट्र गुजरात बना, पंजाब से हरियाणा निकला, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस पूरी कहानी में 2019 का साल एक ऐसा माइलस्टोन है जिसने इतिहास में कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। बिल्कुल। अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम उठाया गया। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत में हमेशा यूटीज को प्रमोट करके राज्य बनाया गया है। जैसे गोवा या मिजोरम पहले यूटी थे, फिर पूर्ण राज्य बन गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। भारतीय इतिहास में ये पहली बार था जब किसी पूर्ण राज्य को डाउनग्रेड करके 2 यूटीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद की असीमित शक्तियों का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। और उसी साल दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय करके एक सिंगल यूटी बना दिया गया। तो इन सब के बाद आज हमारा ताज़ा नक्शा 28 राज्यों और 8 यूटीज का है। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 1 की रूल बुक से लेकर बिरुबाड़ी के कानूनी पेज और पौटी श्रीरामुलु के 56 दिन के अनशन से 2019 के बदलावों तक, ये सफर सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं है। ये एक राष्ट्र के खुद को खोजने, अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने और एक साथ चलने का एक लगातार अपडेट होने वाला सिस्टम है। एकदम सही। और इस चर्चा को समेटते हुए मैं भविष्य के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। 1956 में हमने भाषा को आधार बनाकर जमीन को बांटा, जिससे देश मजबूत हुआ। लेकिन आज के इस डिजिटल और ग्लोबल युग में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। लोग माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ। आज बेंगलोर, मुंबई या गुड़गांव में एक ही सोसाइटी में 20 अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग साथ रह रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या भविष्य में राज्यों की ये भौगोलिक और भाषाई सीमाएं उतनी ही मायने रखेंगी? अरे बाप रे। या फिर हमारी पहचान का कोई नया डिजिटल या आर्थिक आधार भविष्य के नक्शे को फिर से परिभाषित करेगा? ओफ, इस सवाल ने तो दिमाग के कई दरवाजे खोल दिए सच में। तो दोस्तों, खेल का मैदान यानी भारत का राज्य क्षेत्र कैसे तैयार हुआ और उसके नियम क्या हैं, ये अब पूरी तरह डिकोड हो चुका है। लेकिन जमीन का कोई मतलब नहीं अगर उस पर रहने वालों की पहचान ही तय ना हो। इस मैदान के असली खिलाड़ी कौन हैं? हम और आप, यानी देश के नागरिक। बिल्कुल। तो आगे भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप में हम यही समझेंगे कि इस राज्य क्षेत्र का नागरिक कौन है और ये मिलती कैसे है। इस विषय की पूरी गहराई में जानें और इन कॉन्सेप्ट्स पर महारत हासिल करने के लिए आप एड्यूपल्स कम्युनिटी के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्रैश कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां इन सभी ऐतिहासिक कड़ियों को बहुत विस्तार से जोड़ा गया है। सीखते रहिए और इस विश्लेषण की अगली कड़ी में फिर से इसी गहराई के साथ जुड़ने का इंतजार रहेगा।